मोदी सरकार 3.0 ने अपना पहला आम बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सनसेट टीवी में। थैंक यू सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा, चूँकि आपको कृषि का लंबा अनुभव रहा है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन बताया है जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और अगर मैं संपूर्णता से जानना चाहूँ तो पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? जी, पहले मैं इसी पे आता हूँ कि कृषि को एक ग्रोथ ड्राइवर या इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी बजट ने और इकोनॉमिक सर्वे ने क्यों रिकॉग्नाइज किया। उसके प्रमुख कारण दो हैं। एक तो ये है कि कृषि अभी तक हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है जी। देश की 17-18% आय कृषि सेक्टर में जनरेट होती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप 70 साल के लंबे कार्यकाल में 1951 से हमने प्लांट डेवलपमेंट शुरू किया तो मैन्युफैक्चर ओवरटेक कर जाता है कृषि को, लेकिन हमारे देश में अभी तक मैन्युफैक्चर ने कृषि को ओवरटेक नहीं किया है और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चर से कम है। तो जाहिर है जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसकी ओर ध्यान जाता है ग्रोथ हासिल करने के लिए। दूसरा ये है कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ में रेजिलियंस देखी गई कि कोई भी जब शॉक आता है, जैसे कोविड का शॉक आया जी, उस समय हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कहीं नेगेटिव हो गया, कहीं जीरो हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा पूरी इकोनॉमी को एक शॉक बना। लेकिन वो कोविड के जो 2 वर्ष थे उसमें यदि हम कृषि की विकास दर देखें तो वो नॉर्मल टाइम से उसके पिछले सालों से वो बेहतर हुई, बजाय इसके कि उस पर एक कोविड जैसी महामारी का असर आता। दूसरा, कृषि का रेजिलियंस इस चीज़ से संकेत मिलता है कि जब ग्लोबल शॉक आते हैं तो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर उससे प्रभाव होते हैं। जैसे सबसे बड़ा ग्लोबल शॉक आया वर्ष 2007-8 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का भी कृषि की ग्रोथ पे कोई नेगेटिव असर नहीं आया। तो ये 2 कारण हैं ग्रोथ के एंगल से जी। तीसरा कारण है कि एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है 46% लोगों के लिए। हम कह सकते हैं कि रफली देश की आधी वर्कफोर्स, देश की आधी आबादी, आधी से थोड़ी कम 46%, 46% अपनी जीविका के लिए कृषि पे डिपेंड करती है। जाहिर है कि यदि कृषि का ग्रोथ अच्छा होगा तो वो 46% लोगों की आय में अच्छी वृद्धि आएगी। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम इसको एक ग्रोथ इंजन मानते हैं। और इस पे जो एडेड चीज़ है कि अभी भी हमारी कृषि में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये होता है कि आज तक बड़ा अच्छा ग्रोथ हो गया, लेकिन अब तो हम प्लेट्यू पे पहुंच गए, जैसे कुछ प्रदेशों में है कि ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे देश के 7-8 प्रदेश अभी भी नॉन एग्रीकल्चर से ज़्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर में आ रहा है। सर, देखने में आया है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, शुरुआती भाषण में ही 10 बड़ी घोषणाएं कृषि से जुड़ी हुई की है। तो बतौर एक्सपर्ट इसके क्या मायने हैं? जी, उसमें कई मायने हैं उसके। पहला तो ये है कि कृषि का जो पोटेंशियल है विकास का, ग्रोथ का, जो कृषि में संभावनाएं हैं, हम उसको हार्नेस करें, उसका फ़ायदा लें। इसीलिए उन्होंने एक जगह कहा कि फ्रूट और वेजिटेबल को हम, ये तीसरे या चौथे नंबर की घोषणा है, 5वें नंबर की शायद, कि हम फ्रूट और वेजिटेबल को बढ़ावा देंगे। उसकी वजह यह है कि फ्रूट और वेजिटेबल की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो आम फसलों से, फील्ड क्रॉप से 6-7 गुना होती है। तो ये एक संभावना है कि यदि हम 1% एरिया हॉर्टिकल्चर में लाएंगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो 1% से कहीं ज़्यादा ग्रो होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन से ग्रोथ की एक संभावनाएं बहुत है और उसको लेने के लिए ये एक पहला कारण था।
लेकिन जो सबसे पहले उन्होंने 100 जिले कहा कि उन्हें चिन्हित करके वहाँ कोशिशें की जाएंगी एग्रीकल्चर विकास के लिए, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जिसको नाम दिया है। उसकी वजह यह थी कि पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट लगभग 4% के आसपास आई, लेकिन सारे ही जिले या सारे ही प्रदेश जो है वो इस रेट से ग्रो नहीं हुए। कहीं पे ग्रोथ रेट 7-8%, कहीं पे ग्रोथ रेट 2%, और कुछ ऐसे भी थोड़े से क्षेत्र हैं जहां ग्रोथ रेट लगभग 0 है। तो अब हमारी सरकार 2 गोल्स को लेकर चल रही है अमृतकाल में, विकसित भारत के गोल में। एक तो यह है कि ग्रोथ रेट अच्छा हो, सबका पर कैपिटा इनकम हमें 2047 तक आज के प्राइसेस के हिसाब से $13,000 तक लेकर जाना है। वो तभी संभव है यदि इकॉनमी का अच्छा ग्रोथ हो। लेकिन दूसरा ये है कि वो ग्रोथ रेट हमें केवल जो टॉप का वर्ग है उनकी ग्रोथ रेट से नहीं अचीव करना, हमें सभी की जिंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी लाना है, जिसे सबका विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ हम कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में भले ही पिछले 10 साल में ग्रोथ रेट हिस्टोरिकल है, बहुत अच्छा है, क्लोज टू 4% है, लेकिन जहां ये ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है हमें वहां ये ग्रोथ रेट को पुश करना है। इसलिए वो 100 जिले चिन्हित करके, जैसा नीति आयोग ने पहले हेल्थ एजुकेशन उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाकर काम किया, फिर एस्पिरेशन ब्लॉक बनाकर काम किया, उसी की तर्ज पे ये एक मॉडल यूज करने का प्रपोजल है कि उसी तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जो पीछे रह रहे हैं किसी भी वजह से, वहाँ प्रोडक्टिविटी कम है या वहाँ क्रॉप इंटेंसिटी साल में 20% एरिया में 2 फसलें होती हैं, बाकी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, या वहाँ इरिगेशन की कमी है, जो भी ये कारण हो, तो वो 100 जिले चिन्हित करके एक क्राइटेरिया बना के वहाँ पर फोकस करना। और उसका एक ये भी कारण होता है कि जहाँ ग्रोथ 0 है या ग्रोथ बहुत कम है, वहाँ ग्रोथ होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए पहली घोषणा प्रधानमंत्री धन धान्य जो योजना कृषि योजना है उसको जो है बनाया गया है। सर, कृषि जो कि ग्रामीण व्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना जाता है, और इसमें अगर मैं रोजगार की बात करूं तो सीजनल रोजगार इसमें माना जाता है। तो इस बजट में आप रोजगार के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो उसको आप कैसे देखते हैं? रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती सारी दुनिया के लिए है, हमारे लिए भी एक किस्म की वो चुनौती है कि हम कैसे रोज़गार क्रिएट करें और रोज़गार भी अच्छी किस्म का हम रोज़गार करें। ग्रामीण व्यवस्था में कृषि उसका एक बहुत बड़ा अंग है। ग्रामीण व्यवस्था का लगभग 1/3 जो रूरल इकॉनमी है वो कृषि से उसकी इनकम आती है। लेकिन कृषि में जो लोग लगे हैं, कृषि में जो रोज़गार है वो सीजनल होता है। फसल के बुवाई के समय, फसल की कटाई के समय, बीच में थोड़ा बहुत, तो बाकी आप देखो तो वो ऐसा नहीं कि वो 12 महीने ही वहाँ रोज़गार होता है। वहाँ 6-7 महीने से ज़्यादा कृषि में रोज़गार नहीं होता। सर, इस बजट में मैं उसी को थोड़ा सा इसीलिए हम जो रूरल एरिया में थ्रू आउट द ईयर एक एम्प्लॉयमेंट दे सकें। नरेगा है लेकिन उसमें एक बेज रेट, एक उसकी एक सीमा है। लोगों को जब कृषि में रोजगार नहीं है तो उनको एक रोजगार वहां क्रिएट किया जा सके। तो इसलिए बजट में दूसरी बड़ी घोषणा वो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस इसकी की गई है, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं लोग दे रहे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर में स्किल क्रिएट करके जो भी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सभी स्टेट्स के साथ मिलके उनकी सहायता से एक स्किल क्रिएट करके वहाँ उस तरह की एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाएगी, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज की, और उनमें एक रोज़गार क्रिएट किया जाएगा। वो इसलिए
यदि किसी ने पलायन करना है रूरल से अर्बन एरिया की ओर, वो स्वेच्छा से बेशक करे, उसको मजबूरी में वो पलायन ना करना पड़े। तो वो उसका रोजगार के एंगल से ये है कि एक रूरल एरिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो एक थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए वो दूसरी घोषणा की गई। सर, सरकार के राजस्व की अगर मैं बात करूं तो इस बजट के मुताबिक गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उस पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा है कि जो आंकड़े हैं बजट में, रेवेन्यू में काफ़ी वृद्धि होती जा रही है और सरकार के पास एक स्कोप इस वर्ष ऐसा था कि वो थोड़ा सा उस पर यदि कुछ रिलैक्सेशन भी दे दें, तब भी जो ओवरऑल रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करना चाहती है उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट इतना नहीं आने वाला। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बेयंसी कहते हैं कि वो बेयंसी टैक्स की जो है, विशेष तौर पे डायरेक्ट टैक्स की बेयंसी बड़ी अच्छी है कि यदि इनकम 1% ग्रो होती है तो टैक्स कलेक्शन 1% से भी ज़्यादा होती है। बेयंसी बड़ी अच्छी है। तो उसको देखते हुए जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने भी एक ध्यान दिलाया कि जो सैलरीड क्लास है, जो वेज अर्नर्स हैं, उनकी इनकम में जो ग्रोथ बाकी इकॉनमी में हो रहा है वो उस हिसाब से नहीं है, वो पछड़ रहे हैं। एक ग्राफ दिया है उन्होंने, तो उस पे सरकार ने ध्यान दिया कि उनको हमने ऐसा नहीं होने देना। मिडिल क्लास और जो लोअर इनकम क्लास जो है उनको टैक्स में एक रिलीफ देना चाहिए और उसके हमेशा ही लिटिल बिट ट्रेड ऑफ्स होते हैं और सरकार अपने हिसाब से उसको बैलेंस करती है। लेकिन उससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अभी हमारी ग्रोथ में जो पिछले क्वार्टर में एक थोड़ा स्लो डाउन हुआ, उसका एक ये भी कारण है कि हमारी कंजम्पशन जिस रेट से ग्रो होनी चाहिए उस रेट से ग्रो नहीं हो रही। तो हमने कंजम्पशन को एक बूस्ट देना है ताकि मांग बढ़े और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी वो अपना बढ़ सके। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है ग्रोथ को स्टिमुलेंट के रूप में वो ज़्यादा बड़ी है और रेवेन्यू पे कोई एडवर्स इफेक्ट होने के टैक्स बेयंसी की वजह से कोई ऐसे असर नहीं है। सर, मैं टैक्सेशन की बात करूंगा जो आमतौर पर मिडिल क्लास और आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय माना जाता है। इस बजट में देखने को मिला है कि टैक्सेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इस बदलाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव है। लोग एक्सपेक्ट भी इस तरह का कर रहे थे कि पिछले वर्ष कोई इसमें रिलीफ नहीं मिला था और 7 लाख थी पहले टैक्स लगने की जो इनकम है उसमें छूट, और सरकार ने इसको बढ़ा के अभी 12 साल किया है। और देखो ये भी एक फैक्ट है कि कुछ देर से महंगाई देश में खास करके फूड इन्फ्लेशन वो रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से जो मध्यम वर्ग है उसको राहत देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब जो राहत मिलेगी वो अक्रॉस दी बोर्ड है। लेकिन जो लोअर लेवल के हैं कि किसी की 1 लाख रुपए तक इनकम है महीना, तो उसको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई टैक्स देना है। और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है सैलरीड क्लास के लिए। तो इन चीज़ों को देखकर और इकोनॉमिक सर्वे में वो जो ग्राफ आया कि वो सैलरीड क्लास की जो है उसका पेस ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ से तालमेल नहीं रख रहा, तो ये सरकार के मन में एक चिंता थी कि मिडिल क्लास को हम कैसे एक रिलीफ दे सकें ताकि उनका जो इकॉनमी में शेयर आता है, हिस्सा आता है, उसमें गिरावट ना आए, उसमें एक इंक्रीज आए। तो ये पॉजिटिव होगा, ये इक्विटी के एंगल से भी, इंक्लूसिव ग्रोथ के एंगल से भी और कंजम्पशन लेड जो ग्रोथ स्टिमुलेंट होता है उसके एंगल से भी। सर, चूंकि आप बखूबी जानते हैं कि सरकार 2047 के का जो मिशन विकसित भारत है एक तरीके से, उसको लेकर के बेहद गंभीर है और संजीदा है, उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। तो मैं अगर ग्लोबल माहौल की बात करूं, ग्लोबल माहौल के लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? आपके सामने अमेरिका, चाइना और यूरोप का भी उदाहरण है, तो उस लिहाज से आप इस आम बजट को कैसे देखते हैं?
उसमें हमारे नीति योग में इस पे काफ़ी एक्सरसाइज होती रहती है कि यदि हमें विकसित देश की श्रेणी में आना है तो हमारी प्रति व्यक्ति आय जो अब कह लीजिए कोई 2 या 2.25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है, तो इसको लगभग 6 गुना बढ़ाना इस तरह का एक गोल हमें हासिल करना है। और उसके लिए जो हमारी इकोनॉमी का एक ग्रोथ रेट होना चाहिए वो 7% के ऊपर आना चाहिए। हमें उस गोल को लेकर चलना है। तो हमारा अभी जो ग्रोथ रेट है वो कोई एवरेज 6.5% के लगभग हो रहा है, लेकिन हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था है। चाइना जो हमारे से आगे होता था वो हमारे से अब काफ़ी पीछे छूट गया है। उनके भी एस्टीमेट आए हैं जो 5% भी उनका ग्रोथ रेट नहीं है, और ग्लोबल इकॉनमी का तो ग्रोथ रेट 3% भी नहीं है यदि हम ग्लोबल एवरेज देखें। यूरोप का कोई ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट नहीं है। तो उसके दोनों इंटरप्रिटेशन है एक्सपर्ट्स के एंगल से। एक तो ये है कि यदि वहाँ कोई ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा तो हम उस गैप को भी फिल कर सकते हैं कि वहाँ कारें नहीं बन रही तो हम कारें बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ अच्छा कोई चीज़ बन रही हम उसको बना के वहाँ एक्सपोर्ट जो है कर सकते हैं। तो हम जो है सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का बेनिफिट उठाने के लिए हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो उसमें एक कॉम्पिटिटिवनेस हो, उसमें एक एफिशिएंसी आए। क्योंकि यदि हम कोई चीज़ पैदा करेंगे उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, फिर हम चाइना से या किसी और से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इस दिशा में मैं ये कहूँगा कि हम डायरेक्शन उसमें चल रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन को थोड़ा एक और एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है। हमें जल्दी से अपने ग्रोथ रेट को 6.5% जो एवरेज सा अंदाजा है इस वर्ष के लिए उससे बढ़ा के 7% से ऊपर ले जाना है, एटलीस्ट 10-15 साल के लिए। सर, यहाँ पर स्टार्टअप की चर्चा बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप ऐसी योजना है जो सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम मानी जाती है, और लगातार स्टार्टअप के तहत रोजगार भी पैदा हो रहे हैं, और वो नौजवान जो एक तरीके से जॉब सीकर हुआ करते थे आज वो जॉब गिवर हो रहे हैं, और अपने एक जो उनका एंटरप्राइज है उसके तहत वो रोजगार भी दे रहे हैं। तो इस बजट में एक अच्छी घोषणा ये हुई है कि 10,000 करोड़ रुपए का फंड आम बजट के जरिए आवंटित किया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भविष्य में किस तरह की चीजें स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतर हो जाएंगी? स्टार्टअप कई एंगल से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है रिसेंट ईयर्स में। कई स्टार्टअप हम पढ़ते हैं कि वो देखते हैं यूनिकॉर्न बन गए। तो स्टार्टअप 3-4 एंगल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो स्टार्टअप आते हैं वो बिजनेस एज यूजुअल वाली अप्रोच लेकर नहीं आते हैं, वो एक अलग थिंकिंग के साथ कोई नए तरीके से किसी भी चीज़ का आयोजन करना। जैसे ऊबर टैक्सी आई, उससे पहले वो सोच नहीं थी कि ऊबर या ओला एक टैक्सी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप आए, उन्होंने एक अलग किस्म से उस चीज़ को देखा। तो स्टार्टअप एक नया आइडिया लेकर आते हैं, और कई चैलेंज जिसको हम ये मानकर चल पड़ते हैं कि इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, हमें इसके साथ ही चलना है। तो स्टार्टअप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ जो चुनौतियां हैं वो उनका सलूशन लेकर आ जाते हैं। तो तीसरा, स्टार्टअप की भूमिका ज़्यादा इसलिए भी है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आज बात होती है AI की, MLL, इधर उधर ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीज़ों की। तो ये जो एक आम एक्टिविटी में आदमी लगा हुआ है वो डिसरप्टिव एक्टिविटी की ओर नहीं जाता। ये नई नई जो इनोवेशन है ये डिसरप्टिव होती हैं। मान लीजिए ये बल्ब है जग रहा,
इसकी जगह पे कोई ऐसी चीज आ जाए कि आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन लाइट पूरे रूम में होगी, जैसे सन की लाइट होती है, ऐसा एक मैं आपको दे रहा हूँ। तो बल्ब वगैरह फिर कोई नहीं खरीदेगा, ये ट्यूब वगैरह कोई नहीं खरीदेगा। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वो तो सोचेगा ये हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो गेम चेंजिंग होती हैं उनकी और एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं जाता। ये स्टार्टअप जैसे एक नया आइडिया लेकर, हम जैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने देखा होगा आप कितनी कारें, स्कूटर कोई आइडिया लेकर आए। तो तीसरा जो आपने कहा कि आप जॉब क्रिएटर बन जाते हो रादर देन जॉब सीकर, तो स्टार्टअप की इसलिए उसको इनकरेज करना, उसको कुछ फंड देना कि वो जो आइडिया लेकर आते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के ही बच्चे हों, कैपिटलिस्ट के बच्चे हों जिनके पास पैसा है। वो एक साधारण परिवार से आते हैं, उनके पास आइडिया है लेकिन उनके पास उसके लिए कैपिटल और रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उनको एक थ्रू एंजल फंड वगैरह और सरकार की ओर से ये देकर फंड्स उनको शुरू किया जाता है, क्योंकि वो फॉर लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी, समाज और इकोनॉमी के एक लार्जर वेलफेयर के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सर, बिहार के किसानों के लिए खास ऐलान किया गया है। मखाना की बात मैं कर रहा हूँ। आमतौर पर मखाना को देवताओं का अन्न भी कहा जाता है, आप जानते हैं, बेहद ताकतवर भी होता है ये। तो इसमें इसको लेकर के मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा, तो इसको लेकर के क्या विचार है आपके? खाना एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है लेकिन वो सुपर फूड है अपने आप में। ये जो सुपर फूड टाइप होते हैं इनको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए भी, अब पहले जैसे हमारे कल्चर में मखाना, जो मेरे कल्चर से जहाँ से मैं बड़ा हुआ हूँ, कि भाई जब कोई डिलीवरी होती थी और तब उसके लिए कोई एक स्पेशल पंजीरी वगैरह बनती थी तो उसमें मखाना वगैरह डालते थे। इसमें कैल्शियम बहुत है, हड्डियों के लिए अच्छा है। माँ को बच्चे को दूध पिलाना है तो कैल्शियम बहुत अच्छा है। तो एक किस्म से इसको एक स्पेशल डाइट के रूप में ही यूज किया जाता था। लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो अब डिस्कवर हुई और मखाना अब एक ग्लोबल फूड बन गया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं पिछले वर्ष स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में गया था, तो वहाँ एक बिहार की लड़की, उसने काउंटर उस कॉन्फ्रेंस के उसमें लगाया हुआ था, मखाना काउंटर। तो अब आप सोचिए कि वो वहाँ पर भी मखाना के बारे में एक कॉन्शियसनेस है। हमारे पास कितने एम्बेसी के लोग आते हैं, हम नीतियों में जनरली उसको ऑफर करते हैं मखाना, तो वो सब उसकी तारीफ करते हैं। तो उसकी प्रोडक्शन को, उसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देना, और बिहार में इसका पहले तो ये जोहड़ या क्या वो तालाब वगैरह में ही होता था, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप इसको तालाब के बाहर भी इसको ग्रो कर सकते हो। तो ये फोकस्ड अटेंशन देने के लिए, जैसे हम स्पाइस बोर्ड, हमारा टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, हम पहले भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, अब उनको छोड़िए, अभी 3 हफ्ते पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, क्योंकि टर्मेरिक भी एक ग्लोबल इतना, आप जाइए लंदन एयरपोर्ट, वो टर्मेरिक लाटे कि दूध में वो डाल के टर्मेरिक लोग पीना चाहते हैं कि वो इम्यूनिटी, इंटरनल हीलिंग उसके लिए है। इसी तरह से मखाना की प्रॉपर्टीज हैं, ये सुपर फूड है, हमें इसको मैक्सिमम पोटेंशियल इसका हार्नेस होना चाहिए। वो जनरल डेवलपमेंट कैटेगरी में रहेगा तो वो लोग कहेंगे हाँ भाई आप मखाना को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मेरी लीची को भी दीजिए, मेरा जर्दालू आम है उसको भी दीजिए। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करके एक विशेष ध्यान देकर उसको प्रमोट करना, उसके इंडिया के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बड़े अच्छे परिणाम आते हैं जब भी हम फोकस्ड अटेंशन पे करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि मखाना को नेशनल बोर्ड, मखाना का बोर्ड बनाया गया है, इसकी प्रमोशन के लिए, प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में, वैल्यू चेन डेवलपमेंट में, अवेयरनेस क्रिएशन में। इससे बहुत अच्छा बिहार के किसानों की इकॉनमी पे मैं समझता हूँ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सर, कैंसर जैसी बीमारी को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और जिसका नतीजा आज के बजट में देखने को मिला।
हर ज़िले में एक अस्पताल खोला जाएगा कैंसर को लेकर के, क्योंकि आपने देखा कि तमाम चाहे राजधानी के हो या एम्स में हो, सरकारी अस्पतालों पर दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो ये कदम, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, जो मैंने अभी अंडरस्टैंड किया है उसको, अब हमारे 2 लेवल पे 3 लेवल हैं ट्रीटमेंट के। गांव के लेवल पे अब जैसे आरोग्य मंदिर, जो रूरल डिस्पेंसरी वगैरह, उसको अपग्रेड करने का जो केंद्र सरकार की स्कीम है स्टेट्स के साथ के आरोग्य मंदिर, वो थोड़ी बहुत दवाई जो कोई पेशेंट्स हैं लोकल उनको देंगे और उसके बाद में वो उसको रेफर कर देंगे। बीच में आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उससे ऊपर है हमारे टर्शरी, कि आपके बिहार का एग्जांपल ले लो तो जैसे पटना में कोई हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जनरली राजधानी या बड़े शहरों में, वो टर्शरी हेल्थ केयर के हॉस्पिटल हैं। कैंसर का इलाज जनरली जो टर्शरी केयर सेंटर है वहीं पे जो भी है, केमोथेरेपी है या जो भी होना है, वो वहाँ पर होते हैं। जब कोई उसके इलाज के लिए आता है, अब कैंसर पहले की तरह नहीं कि हो गया तो वो लाइलाज है, अब अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो गया तो उसके वो पूरा उसकी भी अब इलाज है। अब ये है कि बजाय इसके कि हम केमोथेरेपी कराने के लिए एम्स में ही सभी को लेकर आएं, जो सिंपल उसको कहीं कोई रेडिएशन देना है या केमो देना है, जो डे केयर में ही हो सकता है, ओपीडी के रूप में हो सकता है 3-4 घंटे में, उसके लिए सरकार ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था कि एक बार उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई टर्शरी हॉस्पिटल से, उसको बाद में जैसे दवाई गोली लेनी है तो इस तरह से अपना केमो कराना है, तो केमो तो किसी नर्सिंग होम में भी हो सकता है। कोई जमाना था जैसे अब जो किडनी जिनके फेल हो जाते थे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे करते थे ना, तो बड़ा हॉस्पिटल चाहिए था, लेकिन अब वो घर में आकर पैसे लेकर भी कर देते हैं। तो ऐसे ही कैंसर की कुछ ट्रीटमेंट है जिनके लिए बहुत बड़े अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, और उस तरह के केसेस अब बहुत हो रहे हैं क्योंकि लॉन्गेविटी बढ़ रही है, कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। तो ये कहा है सरकार ने कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। पहले वर्ष में ही 200 जिलों में कर दी जाएगी, फिर धीरे धीरे देश के सभी जिलों में, ताकि किसी आदमी को, कोई पूर्णिया में रहता है तो उसको आई डोंट नो पटना कितनी दूर है, पटना लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में इस तरह की ट्रीटमेंट ले सकता है। जाहिर बात है कि जब 200 जिलों में होगा तो काफी कुछ लोगों को हर जिले में हो जाएगा कुछ सालों में, उसके बाद में पहले साल में 200 जिले में होगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सनसेट टीवी को और आपने अनुभव साझा किया अपना। तो आपने देखा कि डॉक्टर रमेश चंद जी ने अपने अनुभव साझा किए, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये आम बजट पेश हुआ है, निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह से तेजी से 2047 के विकसित भारत के मिशन के तहत आगे बढ़ रही है, ये बजट जाहिर तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।